लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बटन दबाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली कहानी तो उन संस्थाओं की है जो हमारे दिए हुए वोट को मतलब एक्शन में बदलती हैं। सही बात है। आज हम इन्हीं संस्थाओं की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत का संसदीय लोकतंत्र कागज पर कैसा दिखता है और असल में काम कैसे करता है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास कोई सूखा सा सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी है। अच्छा। हमारे हाथ में स्कूली पाठ्यक्रम का एक अध्याय है जो सरकार की 3 शाखाओं को समझाता है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन हम इसे एक कहानी के जरिए समझेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन किताबी परिभाषाओं को जिंदा करना, और इसके लिए हम एक ऐसे सरकारी आदेश की कहानी सुनेंगे जिसने 1990 में मतलब पूरे देश में आग लगा दी थी। मंडल आयोग की सिफारिशें। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक फैसला इन तीनों संस्थाओं के गलियारों से गुजरता है, टकराता है और फिर एक नया रूप लेके बाहर निकलता है। तो चलिए सीधे उस दिन पर चलते हैं, 13 अगस्त 1990। ठीक है। सरकार एक दस्तावेज जारी करती है। नाम थोड़ा बोरिंग सा है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012319। हाँ, सरकारी नाम तो ऐसे ही होते हैं। देखने में तो ये बस एक सरकारी चिट्ठी थी, लेकिन इसने जो किया वो असाधारण था। इस एक कागज ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी और देश भर में बहस, विरोध और प्रदर्शनों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो सालों तक नहीं थमा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैसला मतलब अचानक आसमान से नहीं टपका था। अच्छा। इसकी जड़ें एक दशक पुरानी थीं। 1979 में सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसीलिए मंडल आयोग? बिल्कुल। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसमें उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। लेकिन वो रिपोर्ट 10 साल तक सरकारी फाइलों में धूल खाती रही। 10 साल? तो फिर अचानक 1990 में ऐसा क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला ले लिया गया? ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब था जिसे किसी ने एक्टिवेट कर दिया। यहीं पर लोकतंत्र की संस्थाओं का असली खेल शुरू होता है और सबसे पहले मैदान में उतरती है कार्यपालिका यानी सरकार। ओके। 1989 के लोकसभा चुनावों में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। चुनावी वादा? हाँ, वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और उन्होंने अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। ये एक बड़ा राजनीतिक दांव भी था। मतलब ये सिर्फ सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं था, इसके पीछे एक राजनीतिक रणनीति भी थी। पर क्या प्रधानमंत्री बस एक दिन उठकर इसकी घोषणा कर सकते थे? इसकी क्या कहते हैं, प्रक्रिया क्या थी? नहीं, इसकी एक पूरी औपचारिक प्रक्रिया होती है। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जहां इस पर मोहर लगी। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद के दोनों सदनों में इस फैसले की जानकारी दी और उसके बाद कैबिनेट के इस फैसले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उस ऑफिस मेमोरेंडम यानी ओएम के रूप में जारी किया। और किसी ने उस पर साइन किया होगा? हाँ, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस पर दस्तखत किए और वो कागज इतिहास का हिस्सा बन गया। तो ये तो हुई कार्यपालिका की भूमिका। फैसला ले लिया, आदेश जारी कर दिया, लेकिन देश में एक संसद भी तो है। बिल्कुल। जाहिर है चुने हुए प्रतिनिधि इस पर चुप तो नहीं बैठे होंगे। वहां क्या हुआ? चुप बैठना तो दूर की बात है, वहां तो हंगामा मच गया। अच्छा। जैसे ही सरकार ने घोषणा की, देश की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक भूचाल आ गया। शहरों में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। समाज 2 हिस्सों में बंट गया, एक वो जो इसके समर्थन में थे और दूसरे वो जो इसके खिलाफ थे। संसद में इस पर तीखी बहसें हुई। ये दिखाता है कि कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला बंद दरवाजों के पीछे नहीं लिया जा सकता। उसे जनता और विधायिका की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। और जब सड़क और संसद में बात नहीं बनी तो मामला तीसरी संस्था के पास पहुंचा होगा, न्यायपालिका। हाँ, जब लोग अदालत गए तब क्या हुआ? क्या अदालत ने सरकार के फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया? यहीं पर शक्तियों के संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया और उस केस का नाम पड़ा इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। काफी मशहूर केस है। बहुत। सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 1992 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो उन्होंने क्या कहा?
बिल्कुल। अदालत ने सरकार के 27% आरक्षण के आदेश को वैध ठहराया, मतलब उसे संवैधानिक माना। अच्छा, मतलब उसे रद्द नहीं किया। नहीं किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें एक बहुत जरूरी सुधार किया। अदालत ने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो लोग पहले से ही अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया, क्रीमी लेयर, यानी मलाईदार परत। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ था। मतलब अदालत ने सरकार को पूरी तरह गलत भी नहीं ठहराया और प्रदर्शन करने वालों को भी पूरी तरह सही नहीं माना। हाँ, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बिल्कुल। तर्क ये था कि आरक्षण का मकसद उस वर्ग की मदद करना है जो सबसे नीचे है, ना कि उनकी जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। इसके बाद सरकार को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी करना पड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को शामिल किया गया। वाह! तो मंडल आयोग का मामला एक तरह से इन तीनों संस्थाओं की शक्ति और सीमाओं का लाइव डेमो था। सही पकड़ा। कार्यपालिका ने फैसला लिया, विधायिका में उस पर बहस हुई और समाज में प्रतिक्रिया हुई, और अंत में न्यायपालिका ने उसे संविधान की कसौटी पर कसकर संतुलित किया। चलिए, अब इन तीनों स्तंभों को थोड़ा और गहराई से खंगालते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। आसान भाषा में कहें तो वो लोग जो रोजमर्रा के सरकारी फैसले लेते हैं और कानूनों को लागू करते हैं। ठीक है। और ये दो तरह की होती है। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें जनता द्वारा चुने गए नेता होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका, जिसमें हमारे सिविल सर्वेंट या नौकरशाह आते हैं, जो परीक्षा पास करके लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं। तो मतलब बड़े फैसले नेता लेते हैं और अफसर उन्हें लागू करते हैं? हाँ, मोटे तौर पर यही है। बड़े फैसले राजनीतिक कार्यपालिका लेती है और उन्हें जमीन पर उतारने का काम स्थायी कार्यपालिका करती है। भारत में दो सबसे बड़े पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर हैं, तो सारे फैसले वही लेते होंगे। लेकिन असल में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होती है? देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख हैं। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी। अच्छा। असली राजनीतिक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, जो सरकार के प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है, या उनके पास अपनी भी कोई शक्ति है? संविधान के 44वें संशोधन का जिक्र आता है, वो क्या था? ये एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ओके। लेकिन 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला कि वो किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए कैबिनेट को वापस भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। हालांकि अगर कैबिनेट दोबारा वही सलाह भेज देती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। तो क्या ये अधिकार असल में कोई मायने रखता है? अगर दोबारा मानना ही है तो ये तो बस फैसले को टालने की एक सांकेतिक शक्ति हुई ना? सांकेतिक लग सकती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का एक मौका देती है, एक तरह का नैतिक दबाव डालती है। बात तो सही है। इससे मीडिया और जनता का ध्यान भी उस मुद्दे पर जाता है। तो भले ही ये एक सीमित शक्ति हो, लेकिन ये राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप होने से बचाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में मंडल आयोग जैसा बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन देश में तो संसद भी है। तो इस पूरे मामले में हमारी विधायिका यानी संसद की क्या भूमिका थी? संसद यानी हमारी विधायिका, और भारत में संसद का मतलब सिर्फ एक सदन नहीं है। हाँ, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल। और ये दो सदन सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इनके बीच एक तरह की खींचतान हमेशा चलती रहती है। कैसे? लोकसभा, जिसे निचला सदन कहते हैं, वहां जनता की सीधी आवाज गूंजती है, क्योंकि उसके सदस्य सीधे वोट से चुने जाते हैं। सरकार भी वही बनाता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। और पैसे वाले मामले भी वहीं तय होते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसे से जुड़े मामलों यानी धन विधेयक पर लोकसभा की ताकत ज्यादा है। और राज्यसभा, उसे बड़ों का सदन भी कहते हैं, उसका क्या काम है? राज्यसभा यानी ऊपरी सदन एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करती है। वो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसके सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं। अच्छा, इसीलिए उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं।
हाँ, ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि लोकसभा अपने बहुमत के दम पर जल्दबाजी में कोई कानून न बना दे। तो कोई भी विचार कानून कैसे बनता है? मान लीजिए सरकार आज एक नया कानून लाना चाहती है, तो उसका सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म? ये सफर कई पड़ावों से गुजरता है। सबसे पहले कानून के प्रस्ताव को विधेयक या बिल कहते हैं। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है। पेश होने के बाद उस पर बहस होती है, जिसे दूसरा वाचन कहते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे संसद की एक समिति के पास भेजा जाता है, जो इसकी बारीकियों की जांच करती है। और फिर? समिति की रिपोर्ट आने के बाद सदन में फिर से चर्चा होती है और फिर आता है तीसरा वाचन यानी मतदान का समय। और एक सदन से पास होने के बाद ये दूसरे सदन में जाता है, जहां फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगर दूसरा सदन भी इसे पास कर दे, तब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। और उनके हस्ताक्षर के बाद? उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक, कानून यानी अधिनियम, एक्ट बनता है। कभी-कभी तो ये प्रक्रिया सालों तक चलती है। लोकपाल बिल का मामला तो दशकों तक अटका रहा था। और जब कार्यपालिका और विधायिका के फैसलों से जनता असहमत हो, जैसा मंडल मामले में हुआ, या जब लगे कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, तब सबकी नजरें एक ही जगह टिक जाती हैं। न्यायपालिका। बिल्कुल। तब न्यायपालिका की भूमिका शुरू होती है। भारत में एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का क्या मतलब है? एकीकृत का मतलब बड़ा आसान है कि पूरे देश के लिए एक ही सिस्टम है, जो पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों के हाई कोर्ट और सबसे नीचे जिला अदालतें। ऐसा नहीं है कि हर राज्य का अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट हो। समझ गया। और इस पिरामिड के शिखर पर बैठे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है? मंडल मामले में तो ये भूमिका सबसे अहम हो गई थी, है ना? निश्चित रूप से। कार्यपालिका ने आदेश दिया, विधायिका में हंगामा हुआ, लेकिन आखिर में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। वहीं पर यह तय हुआ कि यह आदेश संविधान के दायरे में है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है? हाँ, उसका काम सिर्फ नागरिकों के आपसी विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि सरकार और नागरिक के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को भी सुलझाना है। और सबसे बढ़कर वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अच्छा। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है? मतलब क्या चीज है जो जजों को बिना किसी डर या दबाव के काम करने की हिम्मत देती है? इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई मजबूत प्रावधान हैं। जजों की नियुक्ति भले ही कार्यपालिका करती है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी है कि राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। और हटाने का क्या? हाँ, वही सबसे जरूरी है। एक बार नियुक्त होने के बाद किसी जज को हटाना लगभग नामुमकिन है। उन्हें सिर्फ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जो आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ सफल नहीं हुई है। वाह। यही व्यवस्था उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले सुनाने की आजादी देती है। तो मतलब ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर नजर रखती हैं, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और मंडल आयोग के मामले में हमने इसे काम करते हुए भी देखा। यही इसका सार है। ये किसी एक व्यक्ति या संस्था का शो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल व्यवस्था है, जहां विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखती हैं। कोई भी एक संस्था निरंकुश नहीं हो सकती। और मंडल आयोग का मामला इसका सटीक उदाहरण है। हाँ, कि कैसे एक विवादास्पद फैसले को इन संस्थाओं की कसौटी से गुजरना पड़ता है, ताकि एक संतुलित और संवैधानिक समाधान निकल सके। यही संतुलन लोकतंत्र की असली ताकत है। ये सचमुच एक शानदार व्यवस्था है। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच विचार कर सकें। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा भविष्य में हमारे सामने आने वाला है। क्या? संविधान के एक संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी गई है, यानी बढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो मालूम है। लेकिन 2026 के बाद जब इन सीटों का पुनर्निर्धारण यानी डीलिमिटेशन होगा,
तो क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, इसका राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन पर क्या असर पड़ेगा, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी आबादी पिछले 50 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है और उन राज्यों के लिए जिनकी आबादी स्थिर रही है। ये तो हमारे देश के संघीय ढांचे मतलब केंद्र राज्य संबंधों के लिए अगली बड़ी चुनौती हो सकती है।